इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटेरियाटा टॉप पर। यहाँ पे हमारे सारे टीम मेंबर्स हैं एंड ये बड़ी खूबसूरत जगह है। मैं बुलाता हूँ सदमा साहब को। थैंक यू आदि। आदि के लिए एक बार फिर क्लैप होनी चाहिए जी। थैंक यू। क्लैप बैक करें जी इनको। वेलकम बैक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? आज का जो हमारा जो ये सेशन है, इसमें हम लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम इस सेशन को आगे लेके जाएंगे। ये लाइफ है बेसिकली, ये क्या सीरियस लेने वाली चीज है? क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे हम सीरियस लें? हाँ जी बोले, आप लोगों ने साथ देना है। जब लेते हैं तो फिर मुश्किलात होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, सब मुसलमान बैठे हैं यहाँ पे। तो हॉली बुक में हमारे आया है कि जिंदगी जो है, ये दुनिया जो है, ये क्या है? एक खेल है, ठीक है। और दूसरी किताबों में भी आया है कि ये जो दुनिया है, ये एक माया जाल है और इस किस्म की चीजें आई हैं, ठीक है। रामलीला जैसे अल्फाज आए हैं। तो हमने तो इस ये जो हमारी दुनिया है और इसके अंदर जो लाइफ है, उसको ऐसा नहीं है कि हमने सीरियस ले लिया है। सीरियस हमने तो इसको खेल समझा ही नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर कौन सा है, तो आप जरा सोचें। आप बचपन, हाँ जी, ये अबीरा को देख के और ये हादी को देख के आपको वो दिन नहीं याद आ रहे जब आप भी फ्रीली आप मूव करते थे, एंजॉय करते थे, और आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती थी कि लोग क्या कहेंगे। अब आप इन दो बच्चों को अगर ऑब्जर्व करें ना, इनको किसी की परवाह नहीं है कि कौन क्या कहेगा। इनको जो अच्छा लगता है ये कर रहे हैं। यही वजह है कि हमें अब भी वो दौर याद आता है जो सबसे खूबसूरत था, चाइल्डहुड। एम आई राइट? तो फिर क्या वजह बनी कि हम इतने सीरियस हो गए, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, इतने मेच्योर हो गए कि ना हम इंजॉय कर सकते हैं, ना फ्रीली मूव कर सकते हैं। एक स्टेप लेते हैं, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? कभी गौर करें, कितने लोग बचपन में बैट बॉल खेलते थे? हाथ खड़ा करें। तो जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आप जीत और हार भी होती थी। तो जब आप जीत जाते थे तो फिर भी आप, अगर आप हार भी जाते थे तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन एक ही होता था, चलो कोई बात नहीं, अगली बॉल में। और फिर आप जिंदा दिली के साथ अगली बॉल में, अगर आप हार भी जाते थे तो उसे जिंदगी और मौत का मसला नहीं बनाते थे। और अगर आप लड़ भी जाते थे आपस में तो फिर अगले दिन फिर दोस्ती हुई होती थी, कोई अना का मसले, क्योंकि अभी उस वक्त ईगो जो है आपकी स्ट्रोंग नहीं हुई हुई थी और आप चाइल्डहुड को एक्सपीरियंस कर रहे थे। हर मोमेंट आपके लिए जन्नत था। अभी किसी ने बोला पैराडाइज, तो वो पैराडाइज थी, बच्चों के लिए पैराडाइज है। रास्ते में ये बच्चा कह रहा था, डैडी इतनी खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी", और वो हम जो बातें कर रहे थे उसको वो रिपीट कर रहा था। तो बच्चों के लिए ये दुनिया पैराडाइज है। इसलिए पैराडाइज है क्योंकि इनके इनके माइंड में अभी वो ईगो जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, जो आपके अंदर जीत और हार हार की तफरीक करती है। यहाँ पर तो अब ये मामला है कि अगर एक मैच हार जाएं तो अना का इतना मसला बना लेते हैं कि फिर ये जो सिलसिला है, ये बदला लेने का, ये रिवेंज लेने का, ये ख़त्म नहीं होता, ये बढ़ता चला जाता है। एम आई राइट? और फिर ये फ़र्द से फ़र्द तक नहीं रहता, फिर ये कौम तक चला जाता है, फिर ये मुल्कों तक चला जाता है। और फिर वो जीत और हार का जो मामला होता है, वो जब इंसान जब किसी से जीतना चाहता है तो वो लाज़ाहिरी बात है, किसी को हराएगा तो जीता हुआ खिलाएगा ना। तो जब ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि आपने जीतना है, तो वो पहले एक शख्स से मुकाबला करता है, फिर दो से करता है, फिर मोहल्ले वालों से करता है, फिर वो पूरे इलाके से करता है, फिर वो पूरे शहर से करता है, फिर वो पूरे मुल्क से करता है, फिर वो पूरी दुनिया से मुकाबला करता है। और उसकी जो दौड़ है, उसका जो मुकाबले की जो रेस की जो दौड़ है, वो ख़त्म नहीं होती। और ये दौर जो है, ये उसका बेसिकली जब मुकाबला जब इंसान किसी के साथ शुरू करता है तो वो बेसिकली यूनिवर्स को चैलेंज कर रहा होता है। वो एक कायनात के साथ, पूरी कायनात के साथ मुकाबला कर रहा होता है। तो
ये मुकाबला करते करते ईगो इतनी डेवलप हो जाती है कि अब छोटी छोटी सी बात अना का मसला बनाती है, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देती। अब कुछ देर बाद हम हाइकिंग वगैरह भी करेंगे, तो जिन लोगों ने साथ सामान ज़्यादा बांधा होगा वो जल्दी थक जाएंगे। कुछ लोग फैसला करेंगे नहीं यार ये जो मैंने डेक उठाया हो ना साथ, इसको मैं पीछे रख दूं तो फिर मैं ज़रा जल्दी चढ़ जाऊंगा। कुछ लोग कहेंगे यार जो बैग मैंने बांधा हुआ है ना ये भी उतार दूं, कुछ कहेंगे मैं ऊपर भी उतार दूं। तो जितना जितना आप लाइटर होते जाते हैं, जितना आपके ऊपर वेट कम होता जाता है, उतना आप ऊपर जाते हैं। तो वो चाइल्डहुड इसलिए अच्छा लगता है कि इन बच्चों को देखकर आप ये देख सकते हैं कि इनके ऊपर कोई लोड नहीं है, ना फिजिकली ना मेंटली। हम लोग मेंटली तौर पर बर्डनाइज रहते हैं, कुछ हमारे जहन में टारगेट्स होते हैं, कुछ हमारे जहन में कुछ हमारी चीज़ें होती हैं जो हमने हासिल करनी होती हैं, और ये इस कदर सवार हो जाती हैं कि ये हमें ऊपर जाने नहीं देती। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो आज हम क्योंकि आप ये एग्री कर चुके हैं कि चाइल्डहुड यानी कि बचपन का दौर सबसे खूबसूरत दौर था, तो आज सारे मिलके उस बचपन के दौर को एक्सपीरियंस ना कर लें? क्या ख्याल है? हैं? हाँ जी। तो अच्छा, तो अब आप ठीक है जी, अब आप यूँ समझ लें कि आप नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, आप नर्सरी क्लास में बैठे हुए हैं और मैं आके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी? ते जी, वो जो बॉयज़ हैं, वो कहते हैं कि हमें टीचर पढ़ाती थी, और जो वो गर्ल्स हैं हो सकता है उनको मेल टीचर पढ़ाते हो। हाँ? अच्छा, असल बात ये है कि हमने चाइल्डहुड को एक्सपीरियंस करना है। हमने उन मोमेंट्स में आना है जिसमें एक बच्चा होता है और बच्चा इनलाइटेंड होता है, और हर बंदा जो जिसने अपनी ज़िंदगी के 50-60 साल गुजार दिए हैं बिजनेस में, कामयाबी हासिल किया उसने, और अगर वो फिर भी उसको अपने अंदर से खालीपन महसूस होता है, उसकी एक वजह ये है कि उस वो जो चाइल्डहुड है वो अब एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। अब उसके अंदर वो जो बच्चा जैसे एक पैराडाइज में रह रहा है और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, हर लम्हा उसके लिए एक नया ज़िंदगी बख्श है, उसके लिए नहीं है। एक ही जैसी ज़िंदगी है, लेकिन उसको अब्ज़ॉर्ब मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा रहा है। जैसे बारिश का कतरा अगर बंजर ज़मीन पे पड़ेगा तो क्या होगा? फूल की पत्ती पे पड़ेगा, क्या होगा? तो ये रिसीव करने वाले पे है, रिसिपिएंट पे है कि वो उसको कैसे लेता है, राइट? तो फिर आप सब बच्चा बनने के लिए तैयार हैं? हैं? आप सब जी? चलें जी, अब आप जी, अब आप सारे नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, ठीक है? और हम जो हैं आज अच्छा, ना पहली क्लास ना नर्सरी, हम इसको लेवल कर लेते हैं, प्रेप पे डन करें। आप सब प्रेप में हैं, ओके? आप कौन सी क्लास में बच्चों? चलो अच्छे बच्चों हाथ खड़ा करके दिखाओ, वेरी गुड। चलो अच्छे बच्चे ऐसे ऐसे करके दिखाएं जरा, वेरी गुड। तो अच्छा बच्चों, आज फिर मैं आपको 5 कहानियां सुनाऊंगा प्यारी प्यारी सी। कहानी मैं सुनाऊंगा, रिजल्ट आप निकालेंगे। आप तैयार हो? ओके जी। अच्छा बच्चों, मैं आपको सुनाता हूं अब पहली कहानी। आप तैयार हैं सुनने के लिए? अच्छा बच्चों, एक बच्चे का ना जूता समंदर में खो जाता है, तो वो अब उसका क्योंकि जूता जो है, ये समंदर वो होता है। अब एक कहानी एडिशन हो गई। एक आदमी होता है, वो ना घर से समंदर से एक मछली ले आता है। समंदर अब क्या होता है ये आपको बताता हूँ मैं, अब स्टोरी में बताता हूँ। हाँ हाँ, उसने कहा, उसने समंदर की मछली लाके अपने घर में, उसने पूल में उसमें डाल दी। अब जो घर वाला जो तालाब था उसमें थे मेंढक। तो जब वो छोटा पूल उसने बनाया हुआ था ना, तो उसमें जब उसने मछली को डाला तो वहां पर ना सारे मेंढक पहले तो डर गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार मछली देखी थी। फिर उन जो मेंढकों का जो सरदार होता है ना, जो मेंढकों का लीडर होता है, वो जाता है हिम्मत करके, वो कहता है तुम कौन हो?" कहती है मैं मछली हूँ। कहते हैं अच्छा तुम कहाँ से आई हो?" वो कहती है मैं समंदर से आई हूँ। तो वो कहता है समंदर क्या होता है? याद आ गया मुझे। वो कहते हैं समंदर क्या होता है? वो कहती है समंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है,
वो कहता है अच्छा समंदर में कितना पानी होता है? वो कहती है बहुत ज्यादा पानी होता है। वो ना ऐसे गोल चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे गोल चक्कर लगा के कहता है क्या इतना पानी होता है? वो कहती है नहीं इतना नहीं होता। कहती है, अच्छा। वो फिर एक बड़ा चक्कर लगा के ना उसे कहता है क्या इतना पानी होता है? मछली कहती है नहीं इतना पानी नहीं होता। फिर वो पूरे पूल का चक्कर लगा के आगे कहता है इससे ज्यादा तो पानी हो नहीं सकता। वो हंसती है, लाइट सा स्माइल देती है और कहती है छोड़ो तुम्हें आइडिया नहीं होगा। हाँ हाँ जी। वो उसे कहती है तुम्हें आइडिया नहीं होगा। तो ये जो मैंने आपको बच्चों स्टोरी सुनाई है, इसमें आपने क्या चीज निकाली है, क्या रिजल्ट है स्टोरी का? हाँ जी, आप क्या कहते हैं? समंदर अनलिमिटेड है जी। बच्चों इसका एक मोरल रिजल्ट ये निकलता है कि हम जिस, हाँ छाँव में चले जाए कोई बात नहीं, आप छाँव में बैठ जाए। इसका एक रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे पास जब हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको डिट्रैक्ट करते हैं, जो आपको समझते नहीं हैं, जो जिनका एक्सपोजर नहीं है, या जिनकी सोच वो कुएं के एक मेंढक जैसी है। वो क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं है, तो उनके लिए पूरा जो समंदर है वो सिर्फ एक कुआं है जहां तक उनकी एक्सेस है, जहां तक उन्होंने देखा है। तो ये मैंने आपको स्टोरी इसलिए सुनाई कि कभी लाइफ में आपको कभी ऐसे लोगों से वास्ता पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? आप इनके साथ बहस नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप मछली की तरह स्माइल करेंगे और आगे गुजर जाएंगे कि इसको नहीं पता। राइट? अब हम सुनाते हैं स्टोरी नंबर आपको 2। स्टोरी नंबर 1 के बाद स्टोरी नंबर 2 सुनने के लिए सारे बच्चे तैयार हैं? ओके। स्टोरी नंबर 2। जो एक दफा का जिक्र है, एक बंदा जा रहा होता है और उसको उसका सफर बड़ा लंबा होता है और उसने, जी हाँ जा करके आ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी आओ। अच्छा जी। उसने लंबे सफर में एक जंगल के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए एक कश्ती वाला चाहिए होता है उसको, ताकि वो जो दरिया है उसमें जो दरमियान से गुजर है दूसरे किनारे पे जाए। जब वो कश्ती वाले के साथ बैठता है तो क्योंकि ये बहुत पढ़ा लिखा होता है, इसके पास काफी डिग्रियां होती हैं, तो ये इसे बैठ के इसे पूछता है कि यार मुझे ये बताओ कि तुमने कभी आईफल टावर देखा है? वो कहता है नहीं साहब जी मैंने आईफल टावर नहीं देखा। कहता है यार तूने आईफल टावर नहीं देखा, तेरी तो 25% जिंदगी गई। वो बड़ा परेशान होता है। कहता है अच्छा चल छोड़, ये बता कि तूने ताजमहल देखा है? कहता है नहीं साहब मैंने ताजमहल नहीं देखा। कहता है तेरी 50% जिंदगी गई। बड़ा परेशान होता है। फिर कहता है अच्छा तू सारी बातें छोड़, तू मुझे ये बता लाल किला तूने देखा है? कहता है जी मैंने लाल किला भी नहीं देखा। तो तेरी तो 75% लाइफ गई। कुछ देर बाद समंदर की जो है वो दरिया की जो है मौजें बताना शुरू होती हैं और आसमान पे जो बिजली की कड़क चमक की आवाज जब आती है तो पता चलता है कि जी अब तूफान आने वाला है और कश्ती डगमगा सकती है, उलट सकती है। तो वो पूछता है कि साहब जी आपको तैराकी आती है? वो कहता है नहीं। कहता है तेरी तो 100% गई। यानी बहुत अच्छी बात है कि आप डिग्रियां लें, हाई फाई आप एजुकेशन हासिल करें, सब कुछ हासिल करें, लेकिन इनके साथ साथ आपको कुछ लाइफ स्किल्स भी चाहिए कि आपको अगर जिंदगी के दरिया में तैराकी करना पड़ जाए तो आपको अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी सी स्विमिंग भी आ जाए। क्या ख्याल है? तो ये जब बच्चों ये जो हम सेशन करते हैं आपको मोटिवेशन देते हैं, ये इसीलिए देते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए कि जब आप ज़िंदगी के मैदान में जाएं या ज़मीन ज़िंदगी के दरिया समंदर में जब आप उतरें तो आप के पास कुछ ऐसी स्किल्स हों जिससे आप सरवाइव कर सकें। ओके हाँ जी। कितनी स्टोरीज होगी बच्चों? अब कौन सी स्टोरी का नंबर है? अच्छा बच्चे थोड़े थोड़े से सुस्त हुए हैं, जरा बच्चे अच्छे बच्चों की तरह खड़े हो जाएं। चलें चलें बच्चे ऐसे ऐसे करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, ऐसे ऐसे करें, हाथों को जरा ऐसे ऐसे करें। अच्छा बच्चे
सिट डाउन, सिट डाउन। वेरी गुड। अपने लिए क्लैप करें। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। अच्छा बच्चों, जरा अपने हाथ को ऐसे ऐसे करें, ऐसा ऐसे ऐसे करें। जो अपाहिज है या जिसको डॉक्टर ने मना किया फ्रैक्चर स्ट्रक्चर जिसे हो गया वो बेशक ना करे, बाकी सारे ऐसे ऐसे करें, ऐसे 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 ऐसे। वेरी गुड। अच्छा, ये जब आपने यूं यूं किया बच्चों, जब आप किसी भी बॉडी ऑर्गन को एक्सरसाइज देते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। तो यानी कि अगर आप हाथ को ऐसे ऐसे करके आपको फील हो रहा है कि वन डे ये ज़्यादा काम करेगा, इसी तरह लेग्स, और अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे और बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेशन मिलेगी तो फिर क्या होगा, फिर आप हेल्थी होंगे। तो आप जब हाथ को ऐसे ऐसे करने से आपका जो है वो एक पोटेंशियल बढ़ है, तो जब आप इसको यूज़ करेंगे जो कि आप बहुत कम करते हैं, इसे करेंगे तो फिर ये क्या होगा, फिर ये भी बढ़ेगा और फिर आप हार्ट की तरफ जी बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ये है कि आपको अच्छे अच्छे आइडिया देगा। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपके दिमाग में वो भरा हुआ है वो कोई नहीं कहेगा आपको। अच्छा बच्चों, हम कितनी स्टोरीज हमने आपको सुनाई थी? 2। समंदर की तरफ वापस आ जाते हैं। तो समंदर से बात शुरू हुई थी, उसको मैंने स्टोरी में ऐड कर लिया, एक स्टोरी वहां से कम कर दी। स्टोरी नंबर 3, बच्चे का जूता कहाँ खो जाता है? समंदर में। तो बच्चा जो है साहिल समंदर पे लिखता है, क्या लिखता है? वो लिखता है समंदर चोर है। क्या लिखता है? समंदर चोर है। कुछ देर बाद, हाँ, यानी कि जो भी विजिटर वहां पर आएगा ना बीच पे, यानी कि साहिल समंदर पे आपको जाते हैं ना लोग सैर करने के लिए, तो वहां पर लोग रेत के ऊपर लिख देते हैं। जैसे शायरी में भी लिखते हैं ना, रेत पर लिखकर मेरा नाम मिटाते क्यों हो, प्यार है तो बताते क्यों। उन्होंने ऐसी बातें हमने सुनी, ये रेत पे वो लिखता है। यानी कि जो भी आए उसको पता चल जाए कि ये समंदर कितना जालिम है, ये चोर है, इसने जी वो अब अभी 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 की बात हो रही है, अभी आपकी बात भी आ जाएगी। बड़ी अच्छी बात आपने की, अभी आपकी तरफ भी आते हैं कि फिर इसको मिटाते भी हैं, अभी लिखने तो दो ना। हाँ, तो अभी क्या उसने लिखा कि समंदर समंदर चोर है, यानी जो भी आए उससे पता चल जाए कि समंदर के पास ना जाना, ये जूतियां चुरा लेता है। थोड़ी देर के बाद एक शिकारी आता है और शिकारी आकर शिकार करता है, अपना जाल फेंकता है और ढेर सारी उसमें मछलियां फंस जाती हैं। तो वो क्या कहता है, वो कहता है, वो वहां पर लिखता है कि सखावत में तो इस समंदर से अच्छी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। थोड़ी देर के बाद एक गोताखोर आता है, समंदर में जंप करता है और डूब जाता है। अंदर से जूतियां नहीं नजर आती। जब वो डूब जाता है तो किनारे पर बैठी हुई उसकी माँ टपकते आंसुओं के साथ कहती है समंदर कातिल है। कुछ देर के बाद एक ओल्ड मैन वहां पर आता है। कौन आता है? हाँ जी, ओल्ड मैन को वहां पर एक कीमती मोती मिलता है जो लाखों मालियत का होता है। तो बड़ी खुशी के साथ वो साहिल समंदर पे लिखता है समंदर बहुत बड़ा सखी है। कुछ ही देर बाद एक समंदर की लहर आती है और सब लिखा हुआ मिटा देती है। इस इंसिडेंट से बच्चों आपने क्या सबक अखज किया? लोग तो बहुत सी बातें करते हैं, लोग तो बहुत सी बातें करते हैं, लोग तो बहुत सी बातें करते हैं, लोग तो बहुत सी बातें करते हैं। और इससे हमने रिजल्ट ये निकाला कि लोगों की बात पे कान मत धरो। डोंट फॉलो पीपल। जो भी लोग हैं अपनी अपनी परसेप्शन के मुताबिक बात करते हैं, जिसको जैसा एक्सपीरियंस हुआ हो वो वैसी बात करते हैं। अगर हर एक का एक्सपीरियंस हम खुद पर अडॉप्ट करेंगे उसे, तो फिर कभी हम पल में तोला पल में माशा हो जाएंगे। राइट? तो इससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि कभी हमने फॉलो अगर करना है तो खुद की इनर वॉइस को करना है। एक बहुत ही प्यारा बच्चा होता है और उसका नाम होता है अब्दुल हादी। जी प्लीज। अब्दुल हादी से उसका टीचर पूछता है कि अच्छा मुझे ये बताओ, एक सेब और एक सेब कितने सेब हुए? तो हादी कहता है 4।
नहीं, वो आप वाला हादी नहीं है ना, वो उसको कहता है 4। ठीक है, उसे क्या जवाब देना चाहिए था? एक सेब और एक सेब और एक सेब, कितने सेब हुए बच्चों? लेकिन वो कहता है 4। वो दोबारा टीचर पूछता है एक सेब और एक सेब, कितने सेब? वो कहता है 4। अब थोड़ा गुस्से से पूछता है, गौर से मेरी बात सुनो, एक सेब एक सेब एक सेब, कितने सेब? वो मासूमियत से कहता है 4। टीचर को कुछ याद आता है कि इसे मैंगो पसंद है, तो वो अब्दुल हादी से पूछता है कि अब्दुल हादी, एक मैंगो और एक मैंगो, कितने मैंगो हुए? वो कहता है 3। अब्दुल हादी क्या कहता है? 3। कहता है शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। अब मुझे बताओ, एक सेब और एक सेब, कितने सेब हुए? अब्दुल हादी क्या कहता है? 4। वो बड़ा गुस्सा होता है अब्दुल हादी पर। वो कहता है यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? एक सेब और एक सेब, कितने सेब हुए? आपको ये नहीं बताना आ रहा? एक सेब और एक सेब तो 3 होते हैं बेटा, जैसे एक मैंगो और एक मैंगो 3 मैंगो होते हैं। अब्दुल हादी मासूमियत से कहते हैं सर, एक सेब मेरे बैग में पड़ा हुआ है। अब्दुल हादी के लिए क्लैप बैक करें। अब्दुल हादी आपके पास आ रहा है। अच्छा जी, इस स्टोरी से आप लोगों ने क्या सीखा? इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? बच्चे तो मासूम होते ही हैं, वो हमें साबित करने की जरूरत नहीं। इस स्टोरी से बच्चों हमने ये लेसन लिया है कि सम टाइम आपको दूसरे की ओपिनियन को भी कंसीडर करना चाहिए। आप अगर बहस कर रहे हैं कि ये दीवार लाल है और वो कह रहा है कि वाइट है, वो कह रहा है लाल है, वो कह रहा है वाइट है, लाल है वो वाइट है, और वो लड़ते मरते रहते हैं, और अचानक एक थर्ड पर्सन आके उनकी डायरेक्शन बदल देता है। वो कहता है अल्लाह के बंदे तू इधर आ और तू इधर आ, वहां से वाइट है यहां से रेड है, तो दोनों सच्चे। तो सम टाइम हम प्री जज कर देते हैं, सम टाइम हम जंप कर पड़ते हैं नतीजे के ऊपर, जबकि हमें दूसरे की भी राय जानना जरूरी है। कितनी स्टोरीज हो गई जी? पीछे बैठे वाले जी, 4 स्टोरीज हो गई, और अब है आखिरी स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों। एक बार एक बच्चा अपने बाप से पूछता है कि जिंदगी की वैल्यू क्या है। हबीब साहब, बच्चा अपने बाप से क्या पूछता है? जिंदगी की वैल्यू क्या है? तो बाप जो है वो उसे कहता है अच्छा मैं तुम्हें बताता हूं। उसके हाथ में एक पत्थर थमाता है और उसे कहता है कि जाओ इसकी कीमत लगा कर आओ। जो भी इसकी कीमत तुमसे पूछे, तुमने कीमत लफ्जों में नहीं बतानी, बल्कि 2 उंगलियां खड़ी कर देनी है। क्या करना है? तो सबसे पहले जब वो पत्थर लेके निकलता है, सुबह से शाम तक जाता है, कोई उसके पास नहीं आता। बिल आखिर शाम के वक्त एक औरत उसके पास आती है और औरत उससे पूछती है बच्चे ये पत्थर कितने का है? तो वो क्या करता है? कुछ नहीं बोलता, 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। तो वो क्या कहती है? 200। अच्छा 200 दूं? वो बड़ा हैरान होता है कि एक पत्थर के लिए 200 रुपया कौन क्यों खर्चेगा। बाप को आके बताता है और बाप कहता है अच्छा ये बात है, तुम ऐसा करो, कल सुबह मैं तुम्हें भेज रहा हूं म्यूजियम। म्यूजियम किसे कहते हैं बच्चों? अजायब घर को कहते हैं, जहां पर पुरानी चीजें पड़ी होती हैं, खास एंटीक चीजें संभाली होती हैं, ताकि लोग देख सकें कि पिछली नस्लें, पिछले लोग कैसे अपने लाइफ को गुजारते थे। उनकी कुछ बाकियात होती हैं म्यूजियम में। जब वो म्यूजियम में जाता है तो उसके हाथ में उसी तरह वो पत्थर होता है। मैनेजर उसको देख के उसके पास आता है और कहता है क्या ये पत्थर मुझे बेचोगे? वो क्यों कहता है उसे कि मुझे बेचोगे? कि शायद उसके जहन में आया हो कि उसको भी वो म्यूजियम में कहीं डिस्प्ले पे लगा देगा, राइट? तो जब वो उसके पास आता है, उससे कहता है कि इसकी क्या कीमत है? तो वो क्या कहता है? वो कहता है 2 लाख दूं। बच्चा बहुत हैरान परेशान होता है कि एक पत्थर के 2 लाख कैसे मिल सकते हैं। बाप के पास जाता है खुशी खुशी से,
कि बाप कहेगा ठीक है 2 लाख ले आओ, लेकिन बाप कहते हैं नहीं, अब मैं तुम्हें भेज रहा हूं एक ऐसे शख्स के पास जिसकी कीमती पत्थरों की शॉप है। रास्ता पूछते पूछते वो उस कीमती पत्थरों की शॉप पर पहुंचता है और वहां से एक बूढ़ा शख्स उसको देखता है, उसके हाथ में पत्थर देख के उछल पड़ता है, उसके पास आता है और कहता है, उसका हाथ से वो पत्थर छीन लेता है, कहता है ये पत्थर कहां था, सारी जिंदगी इस पत्थर को मैंने ढूंढते हुए गुजार दी, कितने मांगते हो, कितने चाहिए इस पत्थर के? वो कहता है 2, कहता है 2 करोड़ दूं, 2 करोड़ दूं अभी बेटा, ये मुझे दे दो। बाप को जाके बताता है कि बेटा बेटा बाप को कहता है कि 2 करोड़ कैसे मिल सकते हैं? बाप बड़े तहम्मुल से, बड़े इत्मीनान से जवाब देता है, बेटा तूने मुझसे पूछा था ना कि जिंदगी की वैल्यू क्या है, तो ये तेरे पे डिपेंड करता है कि तू कहां पर अपना मुंह लगवाता है, ये तेरे पे डिपेंड करता है कि तूने 200 में बिकना है या तूने 2 करोड़ में। आप जिंदगी की वैल्यू क्या है बेटा? बच्चों ये कितने का नोट है? किसी 1000 रुपए का इनाम चाहिए टीचर से? 1000। अच्छा जी, ये देखें नोट असली है, नकली तो नहीं। आप लेना चाहेंगे? अच्छा तो ये बड़ा पसीना आ रहा है यार, क्या सारी शर्ट बढ़ गई यार, बहुत गर्मी है। आप अब ले लेंगे आप? फिर भी चलेगा? अच्छा तो कान बड़े गंदे हुए हैं यार, कॉटन पिन नहीं मिली थी, चलो मैं जरा कान ही साफ कर लूं उससे। चलेगा? चलेगा। अच्छा, और टिश्यू पेपर नहीं मिला मुझे, चलेगा? चलेगा? हाँ चलेगा, अभी भी चलेगा। चलेगा? चलेगा? और भाई इसी तरह आप भी हो, आपकी भी वैल्यू है, चाहे आपके साथ जैसे मर्जी हालात पेश आए, आपको गंदा किया जाए, आप गंदे मंदे हो जाएं और आपके हालात ऐसे हो जाएं, नाक लगा हुआ है, आपके हालात ऐसे हो जाएं कि मैल लगी हुई है, आपके ऊपर प्रेशर इतना है कि आप इस नोट की इतना टूट फूट जाएं, लेकिन आपकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। आपको कोई पांव के नीचे भी रोल दे, आपकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, इफ यू नो योर वैल्यू। अगर आप चाहते हैं 200 या 2 करोड़, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो कहानियों का सेशन बच्चों अब हो गया खत्म, और आज कापियां हम नहीं निकालेंगे, आज हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हैप्पी, आज हमने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, आज हमने साइंस नहीं पढ़नी। आज की जो है वो क्लास जैसे थर्सडे वाले दिन बज़्म अदब होता था ना बच्चों, आज हम सिर्फ बज़्म अदब करेंगे। उसमें हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें आपको किताबें खोल के पढ़ना नहीं पड़ेगा। हैप्पी? ओके जी। तो मैं अब आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कुरिकुलम करवाने वाला हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे नंबर तो आप मेरे लेक्चर लेके ले ही आते हो, देखना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के मैदान में आप कितने नंबर ला सकते हैं। अब मैं आपका मुख्तलिफ टेस्ट करूँगा, आपका दिमागी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, जहनी लिहाज से, रूहानी लिहाज से। अब मैं आपका वो भी टेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे नंबर लेके आप निकलेंगे तो सिर्फ नंबरों से काम नहीं चलता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में, स्किल्स ऐसी चाहिए होती हैं जिनका किरदार नंबरों से बहुत ज़्यादा है। तो आज उन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे।